अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो एक स्क्रीन के राइट साइड पर आपको नज़र आ रही होगी इसे हम कहते हैं नेल्सन सेल और द डायाफ्राम सेल। ठीक है। अब हमने इस सेल को देखना है, समझना है कि इसकी असेंबली कैसी है, मतलब इसमें चीज़ें कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ किस तरह से जुड़ी हुई हैं, इससे प्रोड्यूस क्या होता है। बेसिकली ये किस काम के लिए प्रोड्यूस होता है, इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस of aqueous NaCl solution। NaCl सॉल्यूशन एक्वियस NaCl की जो है ना हाइड्रोलाइसिस के लिए इस्तेमाल होने वाला ये सेल है। इसमें ओवरऑल क्या होता है हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयन ये एक्वियस स्टेट में होते हैं और इसके अलावा हमारे पास क्लोराइड आयंस जो हैं ये भी एक्वियस स्टेट में होते हैं। ठीक है। अब ये देखेंगे कि इनमें से कौन-सी चीज़ ऑक्सिडाइज़ होती है, कौन-सी चीज़ ऑक्सिडाइज़ नहीं होती, कौन और जो है ना और दूसरी बात ये है कि जहाँ एक्वियस का ज़िक्र आ गया है, यहाँ पर वाटर तो होगा ही होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वाटर भी है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है और वाटर यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वो बातें बात की। अभी हम देख लेते हैं ये बना किस चीज़ से होता है। पहली बात ये है कि ये सबसे पहले इसमें जो है ना एक स्टील टैंक होता है। ये सारी चीज़ें जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, एक स्टील टैंक में इनक्लोज़्ड होती हैं। ठीक है? उसमें कैथोड कहाँ होता है, उसमें एनोड कहाँ होता है। जिस तरह का कैथोड यहाँ पर है, वो शायद आपने पहले ना देखा हो। देखें ये साइड पर ये वाली जो चीज़ नज़र आ रही है, जो परफोरेशंस वाली जिसमें सुराख हैं, ये है हमारा कैथोड। ठीक है ना? अब इस कैथोड के अंदर जो है ना एक और परफोरेटेड लेयर होती है एस्बेस्टस की। ठीक है? एस्बेस्टस जो है वो अच्छी परफोरेशंस प्रोवाइड करता है और उसमें से जो है ना हम कुछ आयन्स को गुज़रने से रोक लेते हैं। अब वो कौन से आयन्स हैं जिन्हें गुज़रने से रोका जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो सारी बातें जो है ना हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परफोरेटेड साइड है ना, ये चीज़ जो है ये बेसिकली क्या है, ये आयरन से बनी हुई है और ये कैथोड का काम करती है। ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ना NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इस NaCl सॉल्यूशन को यूजुअली हम ब्राइन का नाम भी देते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड जो है ना, वो वाटर में डिसॉल्व हुआ होता है, सिंपल बात ये है। ठीक है? अब ये दरमियान में ये जो आपको बड़ा सारा रॉड नज़र आ रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये इसका एनोड है। ठीक है? ये एनोड है और ये एनोड किस चीज़ से बना होता है? ये एनोड जो है वो ग्रेफ़ाइट का बना होता है। ग्रेफ़ाइट का एनोड होगा यहाँ पर या कार्बन एनोड इसे किसी किसी जगह पर लिखा होगा एंड वी नो कि भी कार्बन जो है वो ग्रेफ़ाइट की फ़ॉर्म में ही कंडक्टर होती है। अच्छा, अब इस पर जो रिएक्शन होना है, वहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होनी है और इस पर जो रिएक्शन होना है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी है। अब देखें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी है, वो इस बाहर वाले कंटेनर में भर जाएगी और वो यहाँ से एस्केप कर सकती है। ठीक है? और जो क्लोरीन गैस यहाँ प्रोड्यूस होनी है, वो इस जगह पर भर जाएगी इस ऑब्लोंग कंटेनर में और जो है ना, इसने यहाँ से ये क्लोरीन का आउटलेट है, इसने यहाँ से बाहर निकल जाना है। तो ये मेक श्योर जब ये आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, आप उसमें नोट करें और ये है कि भई ये सारा रिएक्शन होने के बाद, जो बची-कुची चीज़ें हैं, वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएँगी और यहाँ पर जो इकट्ठी चीज़ें होंगी उसमें हमारा सॉल्यूशन होगा NaOH, ठीक है ना? उसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रॉक्साइड मौजूद होगा। ये किस काम के लिए प्रोड्यूस होता है? याद रखें ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ NaOH। NaOH की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ये सेल यूज़ हो रहा होता है और इसकी असेंबली जो है उसके बारे में हमने थोड़ी-सी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसमें एनोड पर कौन-सा रिएक्शन होता है? रिएक्शन एट एनोड, एनोड का रिएक्शन कौन-सा होगा? तो बच्चों आपको पता है कि एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है,
ठीक है? और ऑक्सीडेशन किस चीज़ की होगी? ऑक्सीडेशन उस चीज़ की होगी जिसमें पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आप देखें कि आपके पास NaCl में से जो क्लोराइड आयन है ना, वो एक्वियस स्टेट में यहाँ पर मौजूद है और इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। क्या होगा? ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है? और ये जो है क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना देगा। अब 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिलेंगे तो ये क्लोरीन गैस बना देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक क्लोराइड से 2 क्लोरीन एटम्स बन जाएँ, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाएँ। तो हम ये कहते हैं कि 1 मोल ऑफ क्लोराइड से हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस बन जाती है। तो अब इस तरह से ये रिएक्शन जो है बैलेंस भी हो गया और इससे आपको ये भी पता चल गया कि जो एनोड पर रिएक्शन हो रहा है उससे क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। क्लोरीन जो है वो एनोड पर ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर -1 चार्ज था और इसका जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ठीक है ना? इसमें आपको जो है ना आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। फिर जो है हम ये देखते हैं कि रिएक्शन एट कैथोड कैथोड का रिएक्शन कैसा होता है? ठीक है। अब कैथोड पर क्या होना है? कैथोड पर रिडक्शन होनी है। ठीक है। एंड वी नो कि कैथोड पर रिडक्शन होती है और हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा जैसे डाउन सेल में रिडक्शन हो गई थी सोडियम पॉजिटिव आयन की यहाँ भी यहाँ सोडियम पॉजिटिव आयन के अलावा एक और चीज मौजूद है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और वो है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। अब वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और कोई नहीं वो वाटर के साथ बाउंड है। उसने क्या बनाया हुआ है? उसने वाटर बनाया हुआ है। ये वाटर जो है ये क्या है? इसकी यहाँ पर रिडक्शन होनी है। वाटर का जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस होगा। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है। और हमने क्या करना है? इसे हाइड्रोजन गैस बनाना है। जब इससे हाइड्रोजन गैस बनेगी तो व्हाट डू यू थिंक कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। व्हेन वी मूव फ्रॉम +1 टू 0 तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो रही है मतलब वो प्रोसेस किस चीज़ का है? रिडक्शन का है एंड इट मेक्स सेंस कि रिडक्शन प्रोसेस जो है वो कैथोड पर होना है। ठीक है। अब रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये सिस्टम गेन करेगा। ठीक है। अब ये देखें, ये सिस्टम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब यहाँ पर ना वाटर के साथ इसका रिएक्शन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। वो अक्सर जो है ना, बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि सर ये जो है ना, किस तरह से इसमें हाइड्रॉक्साइड आयन्स जनरेट हो गए, फिर हाइड्रोजन गैस जनरेट हो गई, फिर हम उस चीज़ को बैलेंस किस तरह से करें? तो मैं उनके लिए थोड़ी-सी आसानी ये कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ देखें कि वाटर जो है आप उसको आयोनाइज़ करवा लें, हाइड्रोजन पॉज़िटिव आयन और ओएच नेगेटिव आयन, ये तो बनाया जा सकता है ना, ठीक है। अब ये है कि बिल्कुल इसी तरह के अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन पॉज़िटिव और 2 हाइड्रॉक्साइड आयन्स दिए हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन पॉज़िटिव और 2 हाइड्रॉक्साइड आयन्स देंगे। और ये है कि 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स जो हैं, ये क्या करेंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेंगे, तो इन्होंने क्या बना देना है, इन्होंने एक-एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना देना है और वो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। अब बाकी सारी चीज़ें जो कैंसल होती हैं, उन्हें कैंसल कर दें। ये देखें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कैंसल हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कैंसल हो रहा है। नेट इक्वेशन लिख लें। अब ये देखें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एक हाइड्रोजन गैस और 2 हाइड्रॉक्साइड्स जनरेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने भी यही करना है कि यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी रिडक्शन में इस्तेमाल होंगे और जो है ना हमारे पास नेट प्रोडक्ट क्या आएगा? नेट प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो कि यहाँ से लिबरेट होने की सलाहियत रखती है। उसके साथ हमारे पास 2 हाइड्रॉक्साइड आयन्स जो हैं वो जनरेट हो जाएँगे। जब आपने ये रिएक्शन लिख लिया, इस चीज़ की अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए थी। और जो है ना आप बड़ी आसानी से ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अब आई थिंक आज के बाद आपको ये रिएक्शन लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर होगी तो फिर यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम कि भई ये कैसे इसको लिख दिया आपने या क्या किया व्हाटएवर तो वो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ व्हेनेवर यू आस्क मी। तो बच्चों
यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होती है, उसका आउटलेट हमारे पास मौजूद है। लेकिन मसले वाली चीज़, एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, वो हाइड्रॉक्साइड आयन्स जनरेट हुए हैं। अब ये जो हाइड्रॉक्साइड आयन्स जनरेट हुए हैं, ये हमारे लिए मसला है, क्योंकि ये जो है ना 2 काम कर सकते हैं। दे कैन रिएक्ट विद Cl2, जो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी, ये उसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वाली चीज़ जो हाइड्रॉक्साइड आयन है, ये कैन बी ऑक्सिडाइज्ड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है ना, कैन बी ऑक्सिडाइज्ड एट एनोड। ये चीज़ें जो है ना एनोड पर जाकर ऑक्सिडाइज़ हो सकती हैं। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये O2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये O2 गैस जो है प्रोड्यूस करेगा, व्हिच विल कंटामिनेट क्लोरीन गैस। ये O2 जो है, ये ऑक्सीजन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस को कंटामिनेट करेगी और हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो कंटामिनेट हो। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। ये अक्सर जो है ना, एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भई क्या प्रॉब्लम्स हैं नेल्सन सेल के साथ या डायाफ्राम सेल के साथ? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भई एक ये जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ है ना, ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर लेगा। दूसरा ये कि भई ये एनोड पर जाकर ऑक्सिडाइज़ होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देगा इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, जो कि क्लोरीन गैस जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, उसको कंटामिनेट करेगा और हम ये दोनों चीज़ें नहीं होने देना चाहते। ये देखें, OH नेगेटिव, ये बुक में एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, ये क्लोरीन गैस के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा। वहाँ बस रिएक्शन लिखा हुआ है, वो समझाया नहीं हुआ कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। सो आई जस्ट प्रेफर कि भई ना मैं ये बात आपको समझा दूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ना बेसिकली ये हाइड्रॉक्साइड आयन जो है, ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ जो है यहाँ पर क्या है, ये वाली जो चीज़ है, क्लोरीन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, HOCl व्हिच इज़ आवर हाइपोक्लोरस एसिड, और उसके साथ क्या चीज़ आ जाएगी, उसके साथ ही जो है ना क्लोराइड आयन्स जनरेट हो जाएँगे। क्लोराइड आयन ज़ाहिर-सी बात है, जैसे वो पहले मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, तो वो जो है ना इट डज़न्ट मेक सेंस कि भई हमें जो है ना क्लोराइड आयन्स तो चाहिए नहीं। और ये वैसे हाइपोक्लोरस एसिड जो है ना, ये भी फर्दर हाइड्रॉक्साइड आयन्स के साथ रिएक्ट करके इसने भी क्या बना देना है, इसने एक साइड पर तो ये ज़ाहिर-सी बात है इनर्ट H2O, और उसके साथ हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन, मतलब ये चीज़ें जो है ना हमारे पास हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड आयन्स जनरेट करेंगी। और हम नहीं चाहते कि हाइपोक्लोराइट और क्लोराइड आयन्स जो हैं हमारे पास हों। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये क्लोरीन गैस ही मौजूद हो। ठीक है। तो हम अगर क्लोरीन गैस अपने पास रखना चाहते हैं, हम क्लोरीन गैस की कंटैमिनेशन नहीं होने देना चाहते, तो इसके जो है ना सद्देबाव कैसे करेंगे? इसका हल कैसे निकालेंगे? तो भई इसके लिए जो एडजस्टमेंट्स की गई हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। एडजस्टमेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ पर बता आया हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये बाहर वाला परफोरेटेड कैथोड है और अंदर एनोड है, और इन्हें सेपरेट किया गया है किस चीज़ के साथ? एस्बेस्टस के साथ। ये एस्बेस्टस जो है, ये हाइड्रॉक्साइड आयन्स को यहाँ से गुज़रने नहीं देता। ठीक है ना? ना हाइड्रॉक्साइड आयन्स यहाँ से गुज़रेंगे और ना जो है ना ये वाला मसला होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी भी आयन को नहीं गुज़रने देता? नहीं, ये अलाउ करता है सोडियम आयन्स को, और वो ज़रूरी भी है। ये सोडियम पॉज़िटिव आयन्स को अलाउ करता है कि वो इसके अंदर से गुज़रें, ताकि ये जो है ना सोडियम पॉज़िटिव आयन्स जो हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बरकरार रख सकें। वहाँ से करंट गुज़रता रहे, करंट नहीं रुकना चाहिए भई। अगर करंट रुक गया तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि भई इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगी, और हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रोलिसिस रुके। तो पहला जो है ना, जो मसला हल है, उसका हल तो सिंपल जो है, वो एस्बेस्टस डायाफ्राम में है। ठीक है। एस्बेस्टस डायाफ्राम से वो जो है ना पहले मसले का हल हमारे पास आ गया। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि ये हाइड्रॉक्साइड आयन्स जो हैं, इस पर जी नेगेटिव चार्ज है, और जो है ना हमारा एनोड, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये किसी भी तरीके से यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकता है, तो भी इसका भी एक हल है हमारे पास, देखें। वापस हम अपनी डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखें,
इसके ऊपर ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज है मान लिया। यहाँ पर जो है ना इसके करीब ये डायाफ्राम की अगली साइड पर जहाँ पर कैथोडिक कंपार्टमेंट है, वहाँ पर आप कहते हैं चलें हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है ना यहाँ पर प्रोड्यूस हो भी गए। लेकिन वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? वाटर जो है वो एनोड कंपार्टमेंट टू कैथोड कंपार्टमेंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो वाटर का फ्लो है ये हाइड्रोक्साइड आयन्स के फ्लो को एनोड की तरफ जाने से रोकेगा। जब ये वाटर का फ्लो जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन्स को एनोड की तरफ जाने से रोक रहा है तो हमारा मसला हल है। तो भई हम ये कहेंगे कि भई सॉल्यूशन फ्लोइंग फ्रॉम एनोड to cathode doesn't allow OH negative ions to reach anode। अच्छा भाई, इसको ऑक्सीडाइज़ होना है तो इस यहाँ तक पहले पहुँचना होगा ना, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के रास्ते में क्या रुकावट है? ये बिल्कुल ऐसे है कि हाइड्रोक्साइड आयन ने जो है ना, वो नदी के जो है ना फ्लो के अपोज़िट तैरना है। तो भई ऑपोज़िट तो तैरेगा नहीं। ये जो है ना क्या है इसके अलोंग दिस फ्लो जो है ना ये तैरता रहेगा और हमारे पास जो सॉल्यूशन नीचे कंटेनर में जमा होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे। और जैसा कि आपने देखा कि NaCl Na पॉज़िटिव था और Cl नेगेटिव था। Cl नेगेटिव जो है वो तो क्लोरीन गैस बन गया, निकल गया यहाँ से। लेकिन सोडियम पॉज़िटिव आयन अभी भी है, हाइड्रोक्साइड आयन अभी भी है। तो ये समझ रहे हो कि सोडियम पॉज़िटिव और हाइड्रोक्साइड आयन्स जो हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएँगे। तो भई रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है ना कंटेन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसमें अबाउट 14% सोडियम क्लोराइड होता है। अभी भी बहुत बड़ा मसला है ना कि भाई 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इम्प्योरिटी जो है 14% है वो जरूरत की चीज से भी ज्यादा है। तो इसका भी एक हल है। भाई ये जो ओवरऑल सोल्यूशन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हीट। जब हीट करेंगे क्या हो जाएगा भई, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना? जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, तो ये देखें इसमें भी सोडियम आयन है, इसमें भी सोडियम आयन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से एक चीज़ प्रेफरेंशियली निकलेगी और वो चीज़ जो कम सॉल्युबल है, ये NaCl जो है, ये लेस सॉल्युबल है। ये NaCl जो है ये प्रेसिपिटेट बन जाएँगे। इसके प्रेसिपिटेट्स जो हैं हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं यहाँ से। फिर हमारे पास जो बचा हुआ सॉल्यूशन है जिसे हमने हीट किया था जिसमें से वाटर इवेपोरेट हो गया था और NaCl जो है उसके प्रेसिपिटेट्स निकल चुके हैं। इस बचे हुए सॉल्यूशन में हमारे पास 50% सोडियम हाइड्रॉक्साइड और 1% NaCl मौजूद होगा। तो ये हमारा मसला हल है 50% NaOH। ठीक है, हमें एक्सेप्टेबल है कमर्शियल पर्पसेज़ के लिए। कमर्शियल पर्पसेज़ के लिए ये 1% इम्प्योरिटी जो है कोई मसला क्रिएट नहीं करती। वो बाकी चीज़ें जो हैं जैसे मेडिसिन पर्पसेज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो उसमें 1% इम्प्योरिटी भी टॉलरेट नहीं की जा सकती। लेकिन इस जो है ना कास्टिक सोडा को खाना किसी ने नहीं है। इसे इस्तेमाल किया जाना है मुख्तलिफ पर्पसेज़ के लिए। तो यहाँ तक ये मसला हल है, ठीक है। 50% NaOH सॉल्यूशन भी ठीक है और वो हमें कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है नेल्सन सेल और डायाफ्राम से, ठीक है। नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल से हमें जो है ना ये चीज़ मिल जाती है और ये क्या है? ये एक्वियस NaCl की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। इसमें कुछ ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।